पर दूसरी ओर मधु की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वो हर हाल में ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर निखिल और अमन के बीच ऐसा क्या हुआ है जो उन दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई। ऐसा भी कौन सी मुसीबत आ पड़ी उन दोनों पर जो ये दोनों अपनी दोस्ती भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझ से गए हैं। ये पता लगाना मधु का मन का उद्देश्य था। मानसी के हाथ में अपना हाथ पकड़कर वो मानसी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर मानसी सो नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। और मधु मानसी को देखकर हल्का सा चिड़चिड़ा भी रही थी। दिन भर वो मानसी के साथ काफी परेशान हो जाती थी और अब ना तो वो कहीं जा पाती थी और ना ही किसी से कुछ कह पाती थी। पहले तो प्राची से वो अपने मन के सुख दुख सारी बातें कर लेती थी, लेकिन अब जब से निखिल ने उसका फोन छुड़ा लिया था, वो प्राची से भी फोन पर नहीं बात कर पाती थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। काफी देर तक जब मानसी चुप नहीं हुई तो मधु को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मानसी के गाल पर एक जोर सा चाटा मार दिया। चाटे की आवाज निखिल तक सुनाई थी। निखिल हाल ही में नींद से उठा और मधु को देखकर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, काफी देर से रो रही थी, मैंने गुस्से में एक चाटा मार दिया। पागल हो गई हो तुम? इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, बच्ची है वो, उस पर गुस्सा निकाल रही हो। निखिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर लादी हुई है। जैसे मानसी मेरी अकेले की बेटी हो, तुम तो कभी उसे गोद में नहीं सुलाते। तुमने तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं रखी है। हाँ, जब देखो दिन भर ऑफिस का काम में लगे रहते हो। अब ऐसे भी कौन सा काम करते हो तुम ऑफिस का, पता ही नहीं चलता क्या गड़बड़ चल रही है। मधु, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। ये कहकर निखिल ने मानसी को गोद में उठाया और प्यार से उसको सहलाकर चुप कराने लगा। निखिल जैसे ही मानसी को लेकर बाहर गया तो मधु अपने सर पर हाथ रखकर बोली, शिट यार, मैंने ये क्या कर दिया? फालतू में छोटी बच्ची पर अपना गुस्सा निकाल दिया। पर मैं क्या करूं, गुस्सा भी तो इतनी आती है, किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। अगले दिन आरती की आवाज से जब प्राची की नींद खुली तो प्राची एकदम घबरा गई। उसने घड़ी की तरफ एक निगाह डाली तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। आज इतनी लेट नींद खुली थी उसकी। प्राची खुद में ही बड़बड़ाई और झट से अपनी चादर हटाकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। अब तो पक्का डांट पड़ेगी। बुआ जी तो वैसे भी पहले से चिड़ी बैठी हैं, उन्हें तो मौका मिल गया मुझे बातें सुनाने का। ये कहकर प्राची वॉशरूम से बाहर आई और तैयार होकर नीचे गई तो देखा नीचे पूजा घर में बुआ जी आरती कर रही हैं और सिर पर पल्लू लेकर वो आरती के लिए मंदिर में पहुंची और सबके साथ मिलकर आरती करने लगी। बुआ जी ने आरती करने के बाद सबको आरती दी और फिर सबको प्रसाद देने लगी। प्रसाद के लिए सबने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही बुआ जी प्राची के पास आई तो प्राची ने गलती से लेफ्ट हैंड प्रसाद के लिए बढ़ा दिया। उसे इतना आइडिया नहीं था कि उसकी छोटी सी हरकत बुआ जी नोटिस कर लेंगी। प्राची की ये हरकत देखकर वो झट से बोली, ये भी नहीं पता कि प्रसाद सीधे हाथ से लिया जाता है? पता नहीं आजकल की लड़कियां भी क्या सीख कर आई हैं अपने माँ बाप से। बुआ जी खुद में बड़बड़ाने लगी तो प्राची ने अपना सीधा हाथ आगे किया तो बुआ जी ने प्रसाद उसके हाथ पर रखा। प्रसाद लेकर प्राची ने गहरी सांस ली और भगवान को थैंक्स करने लगी कि लेट उठने की वजह से उसे कोई बात नहीं सुननी पड़ी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि असली धमाका तो अभी बाकी है। वो झट से किचन में गई तो देखा ब्रेकफास्ट रेडी है। प्राची ने ये देखा तो वो थोड़ा सहम सी गई और किचन में मौजूद अपनी सास की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, ब्रेकफास्ट आपने बनाया? तो क्या करूं, तेरा इंतजार करूं? तुझे तो 9 बजे तक उठने का होश ही नहीं रहता है। बुआ जी को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए होता है और फिर तेरा इंतजार करूं तो हो गया काम। अमन की मम्मी ने ताने मारे तो प्राची चुप रही और सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। बुआ जी ब्रेकफास्ट करते करते बोली, क्यों बहू, मायके में भी ऐसे ही 7:30 बजे उठती है क्या? जी बुआ जी, आंख नहीं खुली, प्राची ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना, बुआ जी ने कहा तो प्राची मुस्कुरा दी। इसके आगे कहती भी तो क्या कहती। उसके बाद प्राची ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया और फिर काम में जुट गई। उधर राघव भी अपने कमरे में सो ही रहा था, तभी किसी ने गेट पर नॉक किया। राघव आधी नींद में उठा और गेट खोलने चला गया। गेट पर आयशा थी। आयशा को देखकर राघव उआसी लेकर बोला, बोलो सुबह सुबह क्या काम आ गया तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, तुम्हें याद दिलवाने आई हूँ कि तुम्हें आज दूसरी चाल कामयाब करनी है और प्राची को दोबारा फोन करना है। हाँ, मुझे याद है, अभी मुझे चैन से सोने दो, राघव ने गेट लगाकर कहा तो आयशा वहां से चली गई और राघव बेड पर लेट गया। आयशा की बात से राघव की नींद तो पहले ही उड़ गई थी और उसे याद था कि आज उसे क्या करना है। आज उसे प्राची को धमकाना था, उसकी कुछ फोटो एडिट करके और उसकी एक वीडियो बनाकर दिखानी थी दोबारा। ये सोचकर राघव ने उठकर नहाया धोया और फिर आयशा के पास जाकर बोला, हाँ बोलो, मुझे क्या करना है? पता तो है तुम्हें कि आगे तुम्हें क्या करना है, पर तुम फोटो खुद एडिट करके दोगी या मैं करूं? फोटो तुम्हें मिल जाएगी शाम तक। तो अभी मैं क्या करूं? अभी तुम दोबारा उसे 3-4 बार फोन करना
और उसे वही मीठी मीठी प्यारी बातें करने लगना, एक आवारे लड़के की तरह। ठीक है, ये कहकर राघव वहां से चला गया। वो जानता था उसे हर हाल में आयशा की बात माननी पड़ेगी। अगर वो आनाकानी करेगा तो फिर आयशा दिव्यांशी के लिए ऐसा नाटक करेगी, इसीलिए मन मान कर राघव को ये काम करना ही पड़ रहा था। दूसरी ओर निखिल भी मधु की हरकतों की वजह से परेशान था। मधु अब बात बात पर चिल्लाने लगती थी। हालांकि गलती मधु की भी नहीं थी, निखिल भी तो यही कर रहा था, तो मधु भी अब यही करने लगी थी। उसको इस बात पर गुस्सा आती थी कि निखिल क्यों अमन से दूरी बनाकर रखा हुआ है, क्यों उसे प्राची से दूर रखा है। मधु को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो वो बार बार निखिल को समझाती थी। निखिल निखिल उसकी बात ही नहीं मानता, तो ये देखकर मधु भी थोड़ा चिड़चिड़ाने से लगी थी। अब आगे क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट आगे आएगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, और ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा।